बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये वीडियो देखने का आपको लाजमी जो है वो तीनों वीडियोस तरतीब से देखनी चाहिए। ठीक है, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अभी इस वक्त हम कर क्या रहे हैं? हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आपकी बुक में दी गई एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1.2 हम करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही क्विक रिव्यू जो है वो लाजमी हम करेंगे। टॉपिक कौन सा चल रहा है? ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास का। पार्ट 1 के अंदर स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट देख लिया। क्या है भाई? ब्रांच है केमिस्ट्री की। क्या करते हैं हम इसके अंदर? फाइंड आउट करते हैं। क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं हम? अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अननोन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पर अननोन रिएक्टेंट का मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल, ये 4 एरियाज हैं जो कि जिसमें स्टोइकियोमेट्री को आप देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री के अंदर इन 4 एरियाज़ को केमिस्ट्री के डिस्कस करते हैं। अब मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, इतनी दफ़ा ये मैं बता रहा हूँ बार बार ताकि अच्छी तरह आपके जहन में ये बैठ जाए बात। इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने यूनिटरी मेथड को जो है वो डिस्कस किया। पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर यूनिटरी मेथड होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये मुश्किल भी बहुत है लेकिन ये अहम तरीन भी बहुत है। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर हमने कन्वर्जन्स देखी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कन्वर्जन्स हैं। 3 तरह की कन्वर्जन्स हैं। पहली कन्वर्जन जो है वो मोल मास वाली है जो कि चल रही है। उसकी एग्जाम्पल 1.1 हो चुकी, 1.2 अब होगी। दूसरी कन्वर्जन जो है वो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है, इसको देखेंगे। उसके बाद तीसरी कन्वर्जन जो है वो मोलर वॉल्यूम वाली है। ठीक है, वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम, इसकी जो है वो कन्वर्जन है तीसरी। तो ये 3 कन्वर्जन्स हम देखेंगे। इसमें से पहली कन्वर्जन अभी चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.2 की तरफ आ जाइए आप। दोबारा इस चीज़ की तरफ आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। आपके एग्ज़ाम में जो आएंगी वो कोई क्वेश्चन अगर आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके बुक में मौजूद एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है। आपकी बुक के में मौजूद चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है, या बुक के अंदर आपकी सेल्फ असेसमेंट, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इनमें से भी कोई आपको एग्ज़ाम में दी जा सकती है। 9 मैट्रिक वाला माइंडसेट अपना ख़त्म कर दीजिए। और नंबर 4, कोई अपनी तरफ से भी प्रॉब्लम बना के आपको दी जा सकती है। तो इसीलिए ये बात जहन में रखिए। फर्स्ट ईयर इंटर अपना माइंडसेट स्विच कर लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर इंटर की तैयारी नहीं कर रहे, आप जो है वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास, इसकी एग्जाम्पल 1.2 जो कि आपकी बुक में मौजूद है। आप चाहें तो PDF देख सकते हैं। PDF नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। पिछली वीडियो में मैंने नंबर बता दिया था अपना, तो मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स, 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, डेटा। क्या बोला है आपने उसको? क्या चाहता है वो आपसे? मास चाहता है। किसका? वाटर का। मास ऑफ वाटर, ये आपसे वो चाहता है। क्या आपको उसने दिया हुआ है? आपको मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर उसने आपको दिए हुए हैं 3.25 मोल्स। सॉल्यूशन की तरफ चलिए। मैंने आपको बताया 3 मेथड अपने जहन में आप फ़ौरन ले आया करें जब भी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है? बाय फार्मूला। फार्मूले के ज़रिए आप अपना मसला हल कर सकते हैं, या फिर बाय
यूनिटरी मेथड के ज़रिए आप अपना मसला हल कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका है बाय केमिकल इक्वेशन की मदद से भी आप अपना मसला हल कर सकते हैं। ठीक हो गई भाई बात ये। अब यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, जवाब आपका सेम आएगा सबसे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करें या यूनिटरी मेथड को यूज़ करें या केमिकल इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करें। केमिकल इक्वेशन की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी केमिकल इक्वेशन की मदद से आपको करना होगा तो वो केमिकल इक्वेशन आपको लाजमी देगा, प्रॉब्लम में ये बात तय है। तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। उसके बाद बाय फार्मूला बाय यूनिटरी मेथड, आपकी बुक के अंदर जो सॉल्व हुआ है ये किसकी मदद से हुआ है ये फार्मूले की मदद से हुआ है। तो मैं फार्मूले की मदद से भी करूँगा और यूनिटरी मेथड की मदद से भी आपको इसका जवाब जो है वो निकाल के दिखाऊंगा। इससे पिछली वीडियो जो पार्ट 3 है वो बेहद अहम है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हम फार्मूले की मदद से करते हैं इसको। फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अब ये बात कि फार्मूला कौन सा लगेगा, भाई आप डेटा देख लीजिए, डेटा में क्या मौजूद है और क्या उसने दिया हुआ है आपको। मास ऑफ वाटर पूछ रहा है आपसे और मोल्स ऑफ वाटर उसने दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास के हवाले से भी मैंने बड़ी तफसील से आपको ये बात बताई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो मोलर मास और एक्चुअल मास में फ़र्क रखिएगा। एक्चुअल मास जो है ये होता है जो कि वो आपको देता है। मोलर मास कभी होता है एटॉमिक मास, कभी होता है फार्मूला मास। फिर फार्मूला मास के अंदर दो कैटेगरी आ जाती हैं, या तो मॉलिक्यूलर मास होगा या एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा। तो कलेक्टिवली एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास, इनको हम एक नाम देते हैं मोलर मास। कब, जब आप इनको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक अलग दुनिया है मोलर मास की। एक्चुअल मास की अलग दुनिया है। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअल मास पूछा जा रहा है, मोलर मास वो आपको नहीं देगा। मोलर मास आपको पता होना चाहिए। और मोलर मास अगर आपको कैसे पता करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। वाटर, इसके लिए आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। उसके बाद यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। आपको पता है हाइड्रोजन के 2 एटम है, 1 + 1 + 16, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। कितने हो गए ये 18 ग्राम। ये आ गया आपके पास मोलर मास। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो मास लिखा हुआ है ये कौन सा है, एक्चुअल मास। ठीक है, जो वो हमसे पूछना चाहता है, जो वो चाहता है। मोलर मास आपको खुद पता होना चाहिए, वो नहीं देगा आपको, बार बार बता रहा हूँ। तो ये आ गया फॉर्मूला जिसकी मदद से हम अपना मसला हल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा मसला, हमारा टारगेट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के बाद अपना टारगेट ज़रा लोकेट किया करें। टारगेट मैं किसको कह रहा हूँ, टारगेट उसको कह रहा हूँ जिसकी वैल्यू वो आपसे जानना चाहता है। किसकी वैल्यू, क्या जानना चाहता है वो आपसे, ये मास ऑफ वाटर। तो क्या ये आपका टारगेट है नंबर ऑफ मोल्स, नहीं। क्या ये आपका टारगेट है मोलर मास, नहीं। ये रहा आपका टारगेट मास। जब फॉर्मूले के मुताबिक, डेटा के मुताबिक आपको जो है वो फॉर्मूले में, इक्वेशन में अपना टारगेट नज़र आ जाए, तो अगला स्टेप आपने क्या करना है, अपने इस टारगेट को अकेला कीजिए। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले ही बता रहा हूँ आपको, अभी शॉर्टकट नहीं, अभी लर्निंग स्टेज है आपका। ठीक है, जब ग्रिप हो जाए अच्छी सी फिर शॉर्टकट मारिएगा। तो ये रहा आपका टारगेट, लेकिन ये टारगेट अकेला नहीं है, हमें इसको अकेला करना है। मास जो है हमारा टारगेट है। क्यों अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ डिवाइड की शक्ल में मोलर मास मौजूद है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, मोलर मास को। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला अरेंज करने के लिए हम ऐसा भी करते हैं। आपको ये अभी फॉर्मूला अरेंज करके अपने टारगेट को अकेला करना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के साथ, हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। मोलर मास जो है वो परेशानी पैदा कर रहा है, मास के साथ लगा हुआ है, मास को अकेला करना है, इसीलिए मोलर मास को यहाँ ले आइए।
मोलर मास डिवाइड की हालत में यहाँ आ रहा है तो यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अब रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास। ये रहा आपका टारगेट। इस इक्वल के साइन के साथ जुड़ जाइए, ये जो इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है ना, इससे जुड़ जाइए, आप इसको नज़र में रखिए बस। तो जब आप इस इक्वल के साइन को नज़र में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दो साइड नज़र आ जाएंगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब हम यहाँ पे मोलर मास को यहाँ लेके आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिवाइड का साइन ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया। हमारा टारगेट अकेला हो चुका है, मास जो कि हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर आपका टारगेट A इज इक्वल टू बी प्लस सी है मिसाल के तौर पे, ये इक्वेशन है और इसमें आपका टारगेट ये C है और आप इसको, ये आपका टारगेट C है, आपको इसको अकेला करना है, तो आप क्या करेंगे, B को उठा के यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा A माइनस बी इज इक्वल टू C। अब देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बच्चों को बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती हैं, आप ज़रा इनको साथ साथ सीखिए। पहली ये बात याद रखिए, कोई भी नंबर हो सिवाय ज़ीरो के, उसके साथ साइन ज़रूर होगा। अगर कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ प्लस का साइन है, वरना माइनस का साइन लाजमी लिखा जाता है। नंबर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह जो वेरिएबल होते हैं, जो ये लेटर होते हैं, ये भी बग़ैर साइन के नहीं होते, इनके साथ भी साइन होता है। अगर आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा तो कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। और किस जगह पर होगा, चाहे नंबर हो कोई या कोई लेटर हो, यानी कि वेरिएबल, साइन हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। याद रख लीजिए, कहाँ होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसलिए प्लस जो है ये 3 का है। 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसलिए प्लस जो है ये 2 का है। और 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये जो आपको खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ प्लस मौजूद है, हमने छुपाया हुआ है, आप जाहिर कर दीजिए। तो शुरू में जो नंबर होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन होता है उसको नॉर्मली हम छुपा के रखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होता है। ये देखें, ये ए जो है इसका साइन भी होगा, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, छुपा के रखा हुआ है क्योंकि शुरू में ही ए है। उसके बाद बी देखिए, यहाँ पर शुरू में ही बी है, इसीलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है, हमने इसको छुपा के रखा हुआ है क्योंकि हमने बी को शुरू में रखा हुआ है। लेकिन सी जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस मौजूद है, ये सी का है। अब ये जाहिर करना पड़ेगा क्योंकि सी दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये ए भी जो है पहले नंबर पर है, बी भी जो है वो पहले नंबर पे, इसीलिए हमने इनके प्लस के साइन जो है वो छुपाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जब बी को यहाँ पर ले आए तो ऑब्वियस सी बात है, अब रूल क्या कहता है, कायदा ये कहता है कि ये यहाँ पर आया है तो ये प्लस का था, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है सी के साथ, ये खुद प्लस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा। अब आप इस बी की लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए साइन नज़र आ रहा है आपको, और ए की लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको प्लस है मौजूद, लेकिन हम शो नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजिंग फैक्टर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर क्या चेंजेस आई, चेंजेस ये आई कि सी का जो प्लस का साइन यहाँ पर जाहिर था, अब हमने उसको छुपा दिया। वजह, क्योंकि सी जो है अब शुरू में आ चुका है यहाँ पर, तो इसीलिए इसका प्लस का साइन चला गया है। अब बच्चे छोटी छोटी सी बातों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, बोलते हैं पता नहीं क्या मसला है। भाई इक्वल के, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, इक्वल की दो साइड हैं, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों मौजूद है ना, ए और माइनस बी। आप अगर एक साइड के ऊपर वेरिएबल्स को या नंबर्स को आगे पीछे करें एक साइड पर, तो उनके साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ये ए और प्लस का ए और माइनस का बी है, मैं इस ए को जो है वो इधर ले जाता हूँ माइनस के बी की जगह पर, माइनस के बी को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या होगा, अब क्योंकि ए जो है बी की जगह लेने जा रहा है नंबर 2 पे, तो ए का प्लस अब जाहिर हो जाएगा, प्लस ए, और ये बी जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये बी, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए माइनस का साइन तो हमें जाहिर करना ही पड़ता है। ये आ गया, देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको यहां पर a माइनस बी इस तरह से लिख लीजिए, या फिर माइनस बी प्लस ए इस तरह से लिख लीजिए, बात एक ही है। क्लियर हो गई आपको ये बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
बिल्कुल इसी तरह एक बात जहन में रख लें, आपका टारगेट जो है यहाँ पर, आप इस पोजीशन में इन दो को अगर मैं देखूं तो आपका टारगेट इसमें क्या था, सी अकेला हो चुका। अब एक और ज़रा आप इक्वेशन के हवाले से बात जान लीजिए। आप पूरी की पूरी इक्वेशन को घुमा सकते हैं, कोई भी फर्क, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन पर, ना प्लस माइनस होगा, ना माइनस प्लस होगा, ना मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ना डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। पूरा का पूरा घुमा दीजिए। जैसे इस पूरी राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। राइट हैंड साइड पे प्लस का सी मौजूद है ना, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, ये आ गया। और माइनस बी प्लस ए मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा, ये हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से लिख दीजिए इसको, क्योंकि आपने पूरी की पूरी दोनों साइड को एक साथ घुमाया है, दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को एक साथ घुमाया है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन के ऊपर, वो वही रहेंगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं बुरे तरीके से, पता नहीं यार क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैं बात कर रहा था टारगेट की, ज़रा इसको समझिएगा। आपका टारगेट था ये सी, आपको इसको अकेला करना था। आप बी को वहाँ ले आए, तो यहाँ पर आने के बाद ये माइनस का बी हो गया, और यहाँ पर भी मैंने रीअरेंज करके आपको एक साइड पे बता दिया कि भाई यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। इक्वल की साइड, इक्वल के साइन के एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पर, किसी भी एक साइड पर आप रीअरेंज कर लें, आगे पीछे कर लें नंबर्स को, वेरिएबल्स को, उनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने बात बता दी आपको। ये देखें, सिर्फ इतना काम होता है, जिनके साइन छुपे हुए होते हैं वो जाहिर हो जाते हैं। जैसे कि प्लस ए जो है, इसका प्लस छुपा हुआ था, ये जाहिर हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है, एज अ होल अगर पूरी इक्वेशन आप घुमा देते हैं, तब किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो प्लस माइनस होता है, ना माइनस प्लस होता है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ना डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। ये देखें एज इट इज़, मैंने माइनस बी प्लस ए ये लिखा हुआ, माइनस बी प्लस ए, और ये प्लस का सी इस तरह से। इसकी वजह क्या है, वजह मैं बता रहा था। वजह ये है कि जो हमारा टारगेट होता है ना, नॉर्मली हम उसको कहाँ देखना चाहते हैं, हम इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना चाहते हैं। हालांकि इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टारगेट अगर राइट हैंड साइड पे है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टारगेट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली हम करते हुए आ रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखना चाहते हैं। जैसे कि ये सी था, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आ जाइए, आपका टारगेट इस इक्वेशन के अंदर ये मास है। आप मोलर मास को जब यहाँ ले आए तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो गया। इक्वल का साइन लगा के मास लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही क्या हुई जो यहाँ हुई थी। हमारा टारगेट सी जो था वो राइट हैंड साइड पे आ गया था। इसी तरह यहाँ हमारा टारगेट मास जो है वो राइट हैंड साइड पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, वही जो काम आपने यहाँ किया था, देखें यहाँ किया था ना, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरी इक्वेशन को घुमा दीजिए। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूँ तो कोई किसी भी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मिटा के ज़रा, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर, मेरा टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, मास बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर मास। तो आपने अपने क्या किया, आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद अपने टारगेट को लोकेट किया कि इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में मेरा टारगेट है कहाँ पर, वो ये रहा, आपने लोकेट कर लिया। फिर जब आपने देखा कि आपका टारगेट अकेला नहीं है तो आपने टारगेट को अकेला किया, जैसे कि यहाँ, और उसके बाद आप अपने टारगेट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, जैसे कि ये आ गया, मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब अगला स्टेप है वैल्यूज पुट करने का। देखिए ये स्टेप आप करते रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे। जल्दबाजी करेंगे नुकसान करेंगे। तो ये सब कर लिया करें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मास है तो अब आप जो है वो मास ऑफ वाटर, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये तो इसी तरह रहेगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखें उसने हमें गिवन दिए हैं कितने, 3.25, तो ये आ गया 3.25, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। मोलर मास मैंने कहा आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, पानी की बात हो रही है, उसका केमिकल फार्मूला H2O है, ये 18 में पहले ही निकाल चुका हूँ,
सॉल्व करते हुए आप चाहें तो यहाँ पर रफ वर्क भी कर सकते हैं। आप 9 मैट्रिक के बच्चे नहीं हैं, आप कॉलेज के बच्चे हैं, अपना जहन खोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटे छोटे डिसीजन खुद से लेना सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करें, देखें ज़रा क्या जवाब आता है। 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18, 58.5। मास क्या आ गया आपके पास? 58.5। ऐसे नहीं, पूरा क्लियर बताना है, ज़रा समझिए प्रॉब्लम को। वो आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास। किसका मास? वाटर का। तो आप अपने आंसर में पूरी बात लिखिए भाई, थोड़ा सा इजाफा और कर लीजिए, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 58.5 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपका परफेक्टली जवाब आ गया। आखिर में जो भी आपका आंसर निकले ना, आप उसको ऐसे डब्बा बना दें तो वो बोल्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय फॉर्मूला मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बाय यूनिटरी मेथड जो है वो भी करके देख लें आप। यूनिटरी मेथड पे ग्रिप होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड पे ग्रिप नहीं होगी तो यूनिटरी मेथड नहीं, यहां पर यूनिटरी मेथड अभी यूज नहीं करेंगे, यहां पर अभी यूज नहीं करेंगे। पूछेंगे वजह क्या है? वजह अभी नहीं। 3 मेथड मैंने बताए, बाय फॉर्मूला, बाय यूनिटरी मेथड, बाय केमिकल इक्वेशन। आगे जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ये अगला टॉपिक है, रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, तो इसको रोक देते हैं बस। ठीक है, फॉर्मूले की मदद से हमारा मसला हल हो गया। यूनिटरी मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 1.1 के अंदर मैंने यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल किया था, उसमें मास था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आगे चल के क्लियर होंगी। ठीक है भाई, अब ज़रा एग्जाम्पल 1.3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1.3 जो है उसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन आ रही है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास नहीं है, अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब हम चलेंगे सेकंड कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता दूं आपको। मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हेडिंग डाल लीजिए। ये दूसरी कन्वर्जन आ गई, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल 1.3 असल में इसी टॉपिक की है। तो एग्जाम्पल पहले लिखता हूं मैं, आपकी बुक में जो दी गई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का केमिकल फार्मूला भी उसने दिया, याद रखें। ज़रूरी नहीं है वो आपको केमिकल फार्मूला दे, ज़रूरी नहीं है वो आपको जो है वो एटॉमिक मासेस बताए या मोलर मासेस बताए। ठीक है, क्योंकि पिछली एग्जाम्पल के अंदर वाटर था, वाटर का केमिकल फार्मूला आपको सबको ही पता है H2O, तो इसलिए उसने नहीं दिया था प्रॉब्लम में। लेकिन यहाँ पर इसने बेंजोइक एसिड, क्योंकि इतना फैमिलियर नहीं है, इसका केमिकल फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसने दे दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा, ये मेरी आपको नसीहत है। मुकाबले का इम्तिहान देने जा रहे हैं, एंट्री टेस्ट आपको देना है 2 साल बाद, तो अभी से इसकी हैबिट बनाएं, इनको याद करें, अलग से लिस्ट बनाएं इन केमिकल फार्मूलाज की और केमिकल नेम्स की अलग से लिस्ट बनाएं। तो बहरहाल इसके पे डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमारे पास क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
किसके? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, पूरी बात लिखें, ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, और गिवन उसने हमें क्या दिया है? मास दिया है बेंजोइक एसिड का, मास, ये एक्चुअल मास है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना दिया है उसने? 610 ग्राम। अब आप ज़रा इस एग्जाम्पल को भूल जाइए, एग्जाम्पल को ज़रा साइड में रखें, लिखना भी बंद कर दें, मेरी बात सिर्फ समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मुश्किल ज़रूर है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ गई वो तो उसको मुबारक हो, और जिसको समझ में नहीं आई वो ज़रा मेरी बात दोबारा सुने और थोड़ा सा वेट करे और समझे मैं बोल क्या रहा हूँ। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और आप अपने नौकर को कहते हैं भाई एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। आपका नौकर जो है वो एक गिलास पानी लेके आ जाता है। आपको पता है कि एक गिलास पानी जो है उसका कोई वज़न भी तो होगा ना भाई, क्या नहीं होगा? होगा। एक गिलास पानी जो है, इसमें जितना पानी है उसका वज़न तो होगा ना कोई। हम सपोज करते हैं उसका वज़न जो है वो 200 ग्राम है, 200 ग्राम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, बड़ी आसान सी बात है। ड्राइंग रूम में बैठे हैं, नौकर को बोला पानी के गिलास लाओ, वो पानी ले आया। पानी का वज़न हमें पता है, यहाँ पर उसका वज़न पानी का 200 ग्राम है। ये जो पानी है ये बना किससे है? हाँ, अब आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएंगे, ये बना किससे है? ये बना पार्टिकल्स से है भाई। किससे बना है पानी? पार्टिकल्स। पार्टिकल मिले हैं, पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो जाके ये पानी बना है। ये 200 ग्राम पानी जब ही बना है जब पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं। दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये 200 ग्राम पानी कब बना है? जब कुछ पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। अब जब पार्टिकल की बात आती है तो पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है, आयंस भी हैं। इन सबको कलेक्टिवली हम पार्टिकल का नाम देते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ की माहियत के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर हम पार्टिकल किसको कह रहे हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स को, H2O के मॉलिक्यूल्स को। H2O के मॉलिक्यूल्स। अब आपको मैं एक माइक्रोस्कोप दे देता हूँ उस वक्त। सपोज करें आपके पास एक माइक्रोस्कोप आ गई, आपने वो माइक्रोस्कोप इस गिलास के सामने रखी और उसके बाद आपने देखा कि इस गिलास के अंदर जो पानी है, मैं देखना चाहता हूँ यार इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं। आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो आपको H2O के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से, H2O, 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 डॉट 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 डॉट। आपको ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर वो जो आपको ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं उनकी कोई तादाद भी तो होगी ना। तादाद, ये वर्ड देखें, तादाद। वो जो आपको ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, पहली बात ये ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। ये ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो 200 ग्राम पानी बना। अब अगला सवाल ये, कितने? तादाद मतलब कितने? अब कोई आपसे पूछ लेता है भाई ये 200 ग्राम पानी जो है H2O के कितने मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया है? ये 200 ग्राम पानी जो है H2O के कितने मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया है? क्या 10 मॉलिक्यूल्स ने बनाया है H2O के, या 50 मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया है H2O के, या 1,00,000 मॉलिक्यूल्स ने बनाया है H2O के, या 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स मिले हैं H2O के तो ये 200 ग्राम पानी बना है? गर्ज ये कि कोई ना कोई तादाद यहाँ पर मौजूद है, ये बात तय है। हमें नहीं पता उसकी तादाद फ़िलहाल, लेकिन तादाद है। एग्जैक्टली समझ आ गई ना बात? अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए। एग्जैक्टली जब हम कह रहे हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जो है वो भी एक चीज़ है, एक चीज़ है, एसिड की एक टाइप है।
आपके सामने ये एसिड आ जाता है तो भाई इसका कोई वज़न तो होगा ना। देखें, आप साइंटिफिक स्टोर पे जाते हैं, बोलते हैं भाई बेंजोइक एसिड दे दो, क्या वो उठा के दे देगा? नहीं देगा भाई। वो आपसे पूछेगा भाई कितना चाहिए आपको, आपको 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, आपको 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। किलो में तो हम बात नहीं करते, हम ग्रामों में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली शॉपकीपर आपसे पूछेगा, बोलेगा भाई कितने कितने ग्राम चाहिए आपको। आप बोलते हैं यार 500 ग्राम दे दो मुझे बेंजोइक एसिड, वो आपको दे देता है 500 ग्राम बेंजोइक एसिड। या इस प्रॉब्लम के मुताबिक वो आपको 610 ग्राम बेंजोइक एसिड दे देता है। आप उससे बेंजोइक एसिड ले आते हैं, कितना? 610 ग्राम आप बेंजोइक एसिड लेके आ गए। अब ये 610 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है ये यकीनन कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, 67H6O2। ये 67H6O2 के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। ये 67H6O2 के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने फिर ये 610 ग्राम बेंजोइक एसिड बनाया है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि यार कितने मॉलिक्यूल्स थे, कितने C7H6O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने मिलके ये 610 ग्राम बेंजोइक एसिड बनाया है। क्लियर हो गई बात? अगर तो समझ आ गई मेरी बात आपको तो मुबारक हो भाई, और अगर नहीं समझ आई, थोड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, वीडियो बैक करें, दोबारा समझें, बेहद अहम बात है। तो ये है वो जो हमसे जानना चाह रहा है। अब सवाल, अब ये प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, ठीक है, अब इसका हल क्या होगा? वही 3 मेथड बताएं, या तो फॉर्मूले का यूज़ होगा, या फिर यूनिटरी मेथड का यूज़ होगा, या फिर केमिकल इक्वेशन का यूज़ होगा। केमिकल इक्वेशन का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि केमिकल इक्वेशन उसने हमें दी ही नहीं है। केमिकल इक्वेशन का यूज़ आप जब ही कर सकते हैं जब वो आपको केमिकल इक्वेशन देगा। हमें तो केमिकल इक्वेशन दी ही नहीं गई। आपकी बुक के अंदर जो है फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला है इसका? ये सेकंड फॉर्मूला अब मैं लिखने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। इसको याद है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस Na को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रस नंबर। और ये क्या है? ये आपको याद करना पड़ेगा, 6.02 × 10⁻23। अब आप अपने प्रोसीजर से हटिएगा मत, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। जब फॉर्मूला आपने लिख लिया तो अगला स्टेप है आपको टारगेट लोकेट करने का। अपना टारगेट ढूंढिए, इसके अंदर आपका टारगेट क्या है? क्या एवोगैड्रस नंबर आपका टारगेट है? नहीं भाई, इसकी वैल्यू तो पता है आपको। क्या मोल्स आपका टारगेट है? नहीं, मोल्स भी नहीं है आपका टारगेट, मोल्स तो नहीं पूछे उसने। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपका टारगेट? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद वो जानना चाहता है। और यहाँ पर ये पार्टिकल असल में है क्या? ये असल में मॉलिक्यूल्स हैं इसके C7H6O2 यानी कि बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है, हमने इसके हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लिया। आपको याद हो 1.1 एग्जाम्पल के अंदर हमने सोडियम मेटल को देखा था। याद रहे, सोडियम मेटल के अंदर मॉलिक्यूल नहीं होते, सोडियम मेटल के अंदर फार्मूला यूनिट नहीं होते, सोडियम मेटल के अंदर एटम्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर बेंजोइक एसिड की बात ना हो रही हो, सोडियम मेटल की बात हो रही हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। याद नोट्स में डाल लें, नोट कर लें अहम तरीन चीज़ें। बहरहाल तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले की आप एक और बात ज़रा जहन नशीन कर लें। फॉर्मूले में टोटल चीज़ें कितनी हैं? टोटल चीज़ें कितनी हैं? एक चीज़ है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरी चीज़ है ये मोल्स, तीसरी चीज़ है ये एवोगैड्रस नंबर। अगर आपको 3 चीज़ें दी गई हों, मैं आपको
फिजिक्स का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसमें कितनी चीज़ें हैं, नंबर कोई चीज़ नहीं होती, इसको तो आप नेगलेक्ट कर दें। काइनेटिक एनर्जी एक चीज़ हो गई, मास दूसरी चीज़ हो गई, वेलोसिटी तीसरी चीज़ हो गई। तीन चीज़ें हैं, किसी भी दो चीज़ की वैल्यू वो आपको देगा, तीसरी की वैल्यू पूछेगा। अगर तीन चीज़ें हैं तो किसी भी दो चीज़ की वैल्यू वो आपको देगा, तीसरी चीज़ की वैल्यू वो आपसे पूछेगा। अगर फॉर्मूले में चार चीज़ें हैं तो वो तीन चीज़ों की वैल्यू आपको देगा और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। अगर फॉर्मूले में या इक्वेशन में पांच चीज़ें हैं तो चार चीज़ों की वैल्यू वो आपको देगा, एक की वैल्यू वो आपसे पूछेगा। ये बहुत कम होता है कि एक फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं, जैसे कि ये रही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं, तो कायदे के मुताबिक हमारे पास दो चीज़ों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, क्या इसकी वैल्यू हमें पता है? नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या मोल्स हमें पता है? देखें, नहीं, मोल्स नहीं पता। उसने हमें मोल्स नहीं दिए, उसने हमें ये दिए, उसने हमें ये दिया है। ये क्या है? ये मास है। मास तो इसमें कहीं है नहीं, कहीं नजर आ रहा है फॉर्मूले में? कहीं भी नहीं है मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू हमें नहीं पता, मोल्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता। हाँ, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है, वो तो हमें याद ही करनी पड़ती है, मजबूरी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों में से दो चीज़ों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक अननोन होगी, लेकिन यहाँ पर दो अननोन हैं। ना तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता है, वो तो फाइंड आउट करना है, ना ही आपको मोल का पता है, आपको सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर का पता है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो आपकी बुक के अंदर जो है वो इसका हल जो दिया गया है वो इस फॉर्मूले के ज़रिए नहीं दिया गया। 1.3 का 1.3 का हल जो है वो फॉर्मूले के ज़रिए नहीं दिया गया। याद रहे, फॉर्मूले के ज़रिए भी इसी फॉर्मूले की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, तरीका है, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुश्किल है, सारे बच्चों को शायद समझ में आए, लेकिन आपको अब पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके लिए अलग से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। याद है ना ये वाला फॉर्मूला? ये रहे इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स। इस फॉर्मूले को पहले यूज करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट फाइंड मोल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फर्स्ट फाइंड मोल्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने लिखा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास, उसने आपको दिया हुआ है कितना, 610 मोलर मास। अब मोलर मास निकालने के लिए ज़रा आप देख लीजिए, कार्बन के कितने एटम हैं? 7। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। एटॉमिक मासेस का सम होगा तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन के एक एटम का वजन 12 है, और कितने एटम है कार्बन के? 7 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर आप प्लस करें। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 है, तो 1 लिखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 है, तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखिए। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या जवाब आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 जवाब आएगा। 16 को 8 से नहीं, 2 से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 32। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब उसके बाद इन तीनों को आप जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 122 ग्राम। तो ये 122 आपके पास आ गया क्या? मोलर मास 122। ये क्या चल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। डीटो कर रहा हूँ, डीटो हो गया। ये इक्वल का साइन
610 डिवाइड, अब इसको डिवाइड कर लें, आपके पास मोल आ जाएंगे। 610 डिवाइडेड बाय 122, क्या जवाब आ रहा है? 5। इसका जवाब आ रहा है 5। अब आप आगे लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। टारगेट ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टारगेट है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टारगेट है ना, देखें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला है। मोल्स अभी आपने फाइंड आउट किए 5, ये 5 लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं, आप जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं ना उसका मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो नंबर है जिसमें इंटू 10⁻23 है, ये नंबर कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो नंबर जिसमें आपको कोई इस तरह का इंटू 10⁻, नज़र नहीं आ रहा, ये नंबर कहलाते हैं ऑर्डिनरी नंबर। क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनरी नंबर। ये दो दुनियाओं के नंबर हैं, दो दुनियाओं के नंबर हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ये ऑर्डिनरी नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो इनको प्लस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए, माइनस करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नंबर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आप कैलकुलेटर उठाइए, 5 लिखिए, मल्टीप्लाई पहले चेक कर लें आपके कैलकुलेटर के ऊपर मोड बना हुआ है, मोड को क्लिक करें, मैथ्स लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा होना चाहिए। अगर मैथ्स नहीं लिखा हुआ तो मोड पे क्लिक करें, नंबर 1 पे आपको मैथ्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करें, मैथ्स टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये करने के बाद फिर आप इसको लिखें 5, मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, 6.02 लिखें, उसके बाद क्या है? इंटू 10⁻23। ये इंटू और 10 और ये, इसके लिए अलग से एक सिंबल दिया हुआ है, इसके लिए अलग से एक सिंबल दिया हुआ है। आप अपने कैलकुलेटर के बिल्कुल नीचे देखें, वहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा अलग से ही। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये लिखा होगा इंटू 10 और उसके ऊपर ये x बना हुआ होगा। नज़र आ रहा है आपको? अपने कैलकुलेटर में देखें, बिल्कुल नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला सिंबल। आपने इसको दबा देना है, आपने इसको दबा देना है। ये मैंने दबा दिया। उसके आगे पावर लिखनी है, अब क्या? 23। अब 23 लिखिए। अब आप आंसर का बटन दबा दीजिए या इक्वल का साइन दबा दीजिए, एक ही बात है, इक्वल। ये आ गया, इसका जवाब क्या आ गया? 3.01 इंटू 10⁻24। D2 करो। 3.01 इंटू 10⁻24। चेक करें आपके पास यही आ रहा है, यही आपके पास आना चाहिए। आपकी बुक में यूनिटरी मेथड के ज़रिए हुआ है ये। मैंने फॉर्मूले के ज़रिए भी आपको एक तरीका यहाँ सिखा दिया। समझ आ गई बात? कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें दो चीज़ें अननोन हों, जैसे कि यहाँ पर मोल आपके पास था ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? दूसरे फॉर्मूले को लिखेंगे आप नीचे बाकायदा, बाय यूजिंग अनदर फार्मूला या बाय यूजिंग मोल फार्मूला। फिर आप ये मोल का फार्मूला लिखेंगे, गिवन मास लिख देंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, रफ में उसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, ये मोल आ गए। अब आप लिखेंगे नाउ वी कैन प्लेस वैल्यू। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में और आपका ये जवाब आ चुका। इसी को ज़रा यूनिटरी मेथड से भी देख लीजिए आप। ये जवाब याद रखिएगा, 3.01 टू 10⁻24। यूनिटरी मेथड। अब जब यूनिटरी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़रा दोबारा से, अगर थक गए हैं तो वीडियो पॉज करके थोड़ा रिलैक्स कर लें, ठीक है? थोड़ा फ्रेश हो जाइए।
क्योंकि अब आगे जो बात बता रहा हूँ वो भी थोड़ी सी मुश्किल है, वो भी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी नहीं है, ज़्यादा ही है, क्या करें, मजबूरी है। अगर आप रट्टे वाले हैं तो फिर आपका काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप समझने वाले हैं तो इसका मतलब बड़े ज़िद्दी हैं आप बोलेंगे मसला नहीं है सर, समझाइए, समझा देंगे भाई। मैंने कल एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि ए बराबर है बी बराबर है सी के, तो इसका आसान सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ आप बी लिख सकते हैं, और जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ आप सी भी लिख सकते हैं, और जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ आप ए भी लिख सकते हैं, वहाँ आप सी भी लिख सकते हैं, और जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ आप बी भी लिख सकते हैं, वहाँ आप ए भी लिख सकते हैं। जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं तो कोई क्या प्रॉब्लम की बात है भाई? बराबर हो गए ना, तो ये सब एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, इसको जहन में रखिए। और अब यहाँ पर देखिए, जब हम कह रहे हैं कि एक मोल जो है किसी भी चीज़ का, एक मोल जो है किसी भी चीज़ का, वो किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है। अब जगह थोड़ी सी, एक मोल बराबर है एक मोलर मास के, किसके? मोलर मास के, एक मोलर मास के नहीं, मोलर मास के, और ये बराबर है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 के। ये ज़रा नक्शा आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अब ये मोलर मास जो है, ये बार बार बता रहा हूँ कि ये चेक कर लें कि आपको चीज़ कौन सी दी गई है। अगर सोडियम मेटल या एलिमेंट आपको दिया गया है तो मोलर मास की जगह पर एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर आपको ऐसी चीज़ दी गई है जिसमें मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि पानी, तो यहाँ पर मोलर मास की जगह पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको ऐसी चीज़ दी गई है जिसके अंदर फार्मूला यूनिट्स हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोलर मास की जगह पर क्या? एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला था? 122। तो हम, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई एक मोल जो है वो कितने मोलर मास के बराबर है बेंजोइक एसिड के? बेंजोइक एसिड का एक मोल कितने मास के बराबर है या कितने मोलर मास के बराबर है? तो आप क्या बोलेंगे? सेकंड में बोलेंगे आप कि एक मोल बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम के बराबर। अब अगली बात, एक मोल बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम के बराबर है, तो 122 ग्राम के अंदर याद रहे 610 ग्राम बेंजोइक एसिड की बात नहीं कर रहा, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है? वो है 6.02 इंटू 10⁻23। बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, याद रहे हम। ये जो मैंने बनाया नक्शा, ये सिर्फ इसके लिए है, बेंजोइक एसिड के लिए, इसके लिए। अगर सोडियम मेटल के एक मोल की बात की जाए तो उसका एक मोल बराबर है 23, बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23। सोडियम मेटल की अगर हम बात करें, वाटर की अगर हम बात करें तो एक मोल उसका बराबर है 18 ग्राम, बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23। अगर टेबल सॉल्ट की बात है तो उसका एक मोल बराबर है 58.5 NaCl इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। यानी कि आपने चेक किया, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, यहाँ पर एक मोल ही आ रहा है। चेंजेस कहाँ पर आ रही है? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ 23 ग्राम आ रहा है, वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 18 ग्राम आ रहा है, टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 58.5 ग्राम आ रहा है। लेकिन ये जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके नीचे भी 6.02 इंटू 10⁻23, इसके नीचे भी 6.02 इंटू 10⁻23, और इसके नीचे भी 6.02
0.2 इंटू 10⁻23। मतलब है कि सिर्फ इस जगह पर तब्दीली आ रही है, बाकी किसी जगह पर तब्दीली नहीं आ रही। इसको जहन नशीन कर लें, नोट कर लें। सही हो गई ये बात। अब चलते हैं यहाँ पर यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो हम अब जानते हैं कि 122 ग्राम जो है, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये मौजूद, 6.02 इंटू 10⁻. 3 स्टेप यूनिटरी मेथड के मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुश्किल है ये, मुझे अंदाज़ा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड कंटेन्स कितने उसके अंदर है, इक्वल का साइन आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब क्या आएगा 1 ग्राम ऑफ, डीटो कर रहा हूँ, 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स इक्वल टू, याद है ना स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जो यहाँ नंबर होगा वो एज इट इज़ यहीं आ जाएगा, दोबारा से डिवाइड का निशान आ जाएगा और शुरू में जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है भाई। अब दोबारा क्या प्रॉब्लम हो रही है, साइंटिफिक नोटेशन है, ऑर्डिनरी नंबर है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है भाई, गलती मत कीजिएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। कैलकुलेटर पे चेक करना, टॉप पे मैथ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, कैलकुलेटर उठाइए 6.02 लिखिए, 6.02 लिखिए, फिर इंटू 10⁻23 के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर के बिल्कुल नीचे साइन देख लीजिए, इंटू 10 ऊपर x बना हुआ है, मैंने पहले ही बनाया था ये वाला, इंटू 10 और x, इसको क्लिक करें और पावर लिख दें आगे 23, लिख दिया। अब क्या है, डिवाइड का निशान नज़र आ रहा है, डिवाइड का बटन दबाइए, फिर क्या लिखा है 122, अब लिखिए 122। अब आंसर या इक्वल का बटन दबा दीजिए, आपके पास जवाब आ रहा है 4.934, 4.934 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, 4.9344, बड़ा नंबर है, आप 3 डिजिट ले लें काफ़ी है, इंटू 10⁻21। ठीक है भाई, यहाँ पर अब बात आ गई। अब याद है तीसरा स्टेप कौन सा होता है, जो गिवन है, तीसरा स्टेप गिवन का होगा। अगर मोल गिवन है तो वो आएंगे, अगर मास गिवन है तो वो आएगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो वो आएंगे, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वो आएगा। स्टेप नंबर 3 गिवन वैल्यू के लिए होता है, जहन नशीन कर लें। तो गिवन वैल्यू हमारे पास 610 है, 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स, इक्वल का निशान आएगा। ये दोबारा यहाँ पर रिपीट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 610 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे जो जवाब आया है उसको दोबारा लिखेंगे 4.934 इंटू 10⁻21। ठीक हो गया भाई। अब ज़रा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे, आंसर आपके कैलकुलेटर में लिखा होगा, ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 610 हो जाएगा, 610 3.01 इंटू 10⁻24 molecules of benzoic acid C7H6O2। देख लीजिए भाई, यही जवाब आ रहा है। आपको दोनों मेथड से मैंने करके दिखा दिया, प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, ख़ास तौर पे यूनिटरी मेथड मैंने बताया ना, ये बार बार आएगा, और जब आपकी ग्रिप हो गई ना इस यूनिटरी मेथड के ऊपर, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा कैलकुलेशन करने में।
आप बोलेंगे बड़े मसले हल हो गए, तो जितनी मेहनत इस यूनिटरी मेथड पे कर सकते हैं उतनी करें। तो ये देख लें आप, मैंने फार्मूले की मदद से भी करके दिखाया, आपको वही जवाब आया, और यूनिटरी मेथड की मदद से किया है, देखें वही जवाब आया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पार्ट 4 इसका हो चुका। पार्ट 5 में इंशाल्लाह एग्जाम्पल 1.4 या इससे आगे जितनी हो सकती है उतनी करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।